सुनील शर्मा, चीफ कोऑर्डिनेटर HSIIDC के, और साथ ही सुभाष जग्गा, फुटवेयर एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ, और प्रवीण गर्ग, प्रधान कॉन्फेडरेशन ऑफ बहादुरगढ़ इंडस्ट्री के हमारे साथ रहेंगे। इस सेशन को होस्ट करेंगे सुंदर सोलंकी, मैनेजर एडिटर इंडिया न्यूज हरियाणा के। सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो मंच पर आए और इस सेशन को आगे बढ़ाएं, ताकि इसमें हम बात कर सके इंडस्ट्री की और इसमें बात कर सके रोजगार की। ओवर टू यू सुंदर जी। कौशिक साहब, जो सवाल नहीं उठा सकते वो पाखंडी हैं, और जिनके सवाल ही नहीं होते हैं वो मूर्ख हैं, और जिनके जहन में सवाल नहीं उभरते हैं वो गुलाम हैं। ये जो सवाल हैं यही व्यवस्था को कटघरे में खड़े करते हैं। आपकी बहादुरगढ़ की जनता को सलाम है जिस हिसाब से उन्होंने सवाल उठाए। आपको भी सलाम है जितने मजबूती से आपने जवाब दिए। आप सभी नुमाइंदों ने, चाहे कृष्ण जून की बात करें, चाहे नरेश जून, और चाहे आपकी, और बहादुरगढ़ और झज्जर जिले की जनता को इंडिया न्यूज हरियाणा सलाम करता है। कोशिश यही कि आपके यहाँ के जो बुनियादी मुद्दे हैं वो सरकार तक पहुंचे और सरकार उनको अपने जहन में लेकर उनका हल भी ढूंढे। समस्या से सीधा समाधान का वास्ता करवाने की कोशिश इस मंच के जरिए। इंडस्ट्री को लेकर बहादुरगढ़ का नाम है, और पूरे हरियाणा या देश में नहीं, दुनिया में नाम है। फुटवेयर इंडस्ट्री के यहाँ जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो बैठे हैं, उनको सलाम है, क्योंकि उन्हीं की बदौलत बहादुरगढ़ का ये नाम हुआ है। सुनील शर्मा जी HSIIDC के चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, विशेष तौर से आए। ये सर बहुत सारी बातें यहाँ उठी। जग्गा साहब हैं, अपने प्रवीण गर्ग है, इन सब ने, अपने एक्वलाइट से अनिल गुप्ता जी हैं जो चेयरमैन हैं। बड़ी बुनियादी सी दिक्कतें हैं इनकी। पहली दिक्कत तो जो आ रही है कि आप ये बड़ा दावा करते हैं कि बिजली की दिक्कत नहीं है आपके प्रदेश में, आपकी सरकार जिस तरह से कर रही है काम, लेकिन जनरेटर के लिए मना किया गया है और उसके बगैर काम चलता नहीं। पहला भरोसा तो आप यही दे दीजिए कि ये इंडस्ट्री चलाएं कैसे जब आप बिजली नहीं देंगे तो। आवाज आ रही है सर। आपने विषय उठाया अभी बिजली का, डीजी सेट्स का, तो मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि ये विषय NGT का है, सीधा सीधा हरियाणा सरकार का इससे कोई वास्ता नहीं है। और मैं समाधान नहीं बताऊंगा सोलंकी जी, आप समय दीजिए। आपने अभी ये कहा कि सवाल जब तक उठेगा नहीं सरकार के कानों तक कैसे पहुंचेगा। सरकार भी आपके लिए ही है। आपके जो सवाल होते हैं उनको देखकर ही सरकार अपनी नीतियां निर्धारित करती है। उन नीतियों को क्रियान्वयन कराना, इम्प्लीमेंट कराना अधिकारियों का, कर्मचारियों का कर्तव्य है। आपने पहला विषय उठाया कि डीजी सेट, मानता हूं मैं, पानीपत में भी, बहादुरगढ़ में भी, जो NCR में जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं वहाँ डीजी सेट बंद हो रहे हैं 1 अक्टूबर से। NGT के आदेश के अनुसार बंद हो रहे हैं। हमारा काम था उसके एवज में जो PNG की लाइंस बिछाने का और जो सारी नीतियाँ बनाने का, वो हम टाइम पे बना रहे हैं। लेकिन मैं डिफरेंट एसोसिएशन के साथ बैठा, पानीपत में मैं पिछले हफ्ते जाना हुआ मेरा, तो पानीपत वाले लोग भी, बहादुरगढ़ वाले लोग भी ये कह रहे हैं कि इनको अल्टरनेटिव जो एनर्जी के सोर्सेज हैं वो महंगे पड़ते हैं। अब देखो कॉस्ट का फैक्टर है तो वो तो इनका बिजनेस डिसीजन है। सरकार अगर इनको PNG की लाइन प्रोवाइड नहीं कराए, इनको अल्टरनेटिव रिसोर्सेज एनर्जी के प्रोवाइड नहीं कराए, तो वो सरकार की गलती हो सकती है। नहीं, इतना संभव है इतनी जल्दी ये सारी चीजें हो संभव है। जगह साहब आपसे भी जानेंगे। जी आप हाँ पूरी बात कर लीजिए अपनी। अब जैसे ये लोग अपनी बातें उठाते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स पे उठाते हैं। सरकार ने पूरा CNG के लिए, PNG के लिए प्रबंध कर रखा है, लेकिन अब जब ये कह दें कि भी हम तो बिल्कुल भी उसको अवेल नहीं करेंगे, कॉस्ट महंगी पड़ती है, तो उसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। NGT का विषय ऐसा है जहां नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का विषय आया, हरियाणा सरकार की हदों से बाहर चला जाता है। हम इनकी बात उन तक पहुंचा सकते हैं, इनके अनुरोध को आगे पहुंचा सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन केवल हरियाणा के लिए नहीं है, वो जगह साहब, जो NCR कैपिटल रीजन में सबके लिए। जगह साहब से पूछ लेते हैं, क्या इस तरह की आप ये जो इनिशिएटिव है आप क्यों नहीं इनिशिएट करते हैं जब सरकार इस तरह की सुविधाएं दे रही है? कहाँ दिक्कत है? सर, कई दफा बात कागजों पे होती है,
अभी हमारे MI जो हमारा सबसे पुराना इंडस्ट्री एरिया है, उसमें अभी लाइन बिछनी शुरू भी नहीं हुई। अभी कई दिन HSIDC से वो मुद्दा चलता रहा, जगह लेने के लिए उसकी कॉस्ट कौन देगा। तो जब दोनों महकमे मिलके आपस में बात करें, क्योंकि इसमें इंडस्ट्री का तो कोई रोल ही नहीं, अगर आप लाइन बिछाएंगे तो कनेक्शन लोग ना लें तब तो किसी की गलती है इंडस्ट्री वाले की। अभी MI में कोई लाइन नहीं बिछी, कोई वहां सिस्टम, अभी उसको चालू करने में वो करें हमें 3 महीने लगेंगे। और ये 3 महीने में या तो सरकार हमारे को छुट्टियों पे भेज दे, हम अपनी चाबियां सारी पकड़ा दें, बगैर जनरेटर के कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल सकती, ये सभी को पता है। बगैर बिजली के घर नहीं चल सकता, तो इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी बात है। और हर इंडस्ट्री में 500-700 लोग काम करते हैं। तो जब सिस्टम ही नहीं, देखो पहले सिस्टम बनाया जाए, पहले आप लाइन बिछाते, लोगों को कनेक्शन देते, फिर इंडस्ट्री वालों को कहें। जहां तक हमारे आदरणीय सुनील जी ने बताया कि कॉस्ट, अभी तक जनरेटर की कॉस्ट 10 गुना महंगी है। तो कैसे एकदम इंडस्ट्री वाला जो 250 गज की फैक्ट्री चला रहा है, किस तरीके से इतनी बड़ी कॉस्ट। अभी आपको पता है कोविड की मार झेल के इंडस्ट्री वाले सरकार की तरफ बड़े से बड़े बुनियादी सवाल जग्गा साहब ने उठाए, पहले जवाब लेते हैं। परवीन गर्ग जी, मैं आपके पास भी आऊंगा। ये जो आप जब कह रहे थे कि एनजीटी का इस तरह का फैसला एकदम शाही फरमान की तरह कैसे लागू कर सकते हैं, वो कोई इंफ्रा जो उसके लिए बेसिक बुनियादी जरूरत है वो तो सरकार मुहैया कराए। सोलंकी जी, ये कोई शाही फरमान नहीं था, इंडस्ट्री को भी पता था, हमारे को पता था, ये पहले से प्रोसेस चला रहा था। मैं पानीपत भी गया, मैं दोबारा दोहरा हूँ, यहाँ भी आए हम, यहाँ भी इन सब लोगों को पता था कि ये स्थिति आने वाली है। सरकार ने अपनी सारी तैयारी कर रखी है। इन्होंने MI की कुछ बातें उठाई, 2 बार मैं भी यहाँ दौरा कर चुका हूँ। MI में जो हमने टेंडर निकालने थे, जो इनकी बुनियादी समस्याएं थी कि यहाँ पानी भरता है, रोड नहीं है, उनके लिए टेंडर कंप्लीट करा दिए, काम यहाँ प्रगति पर है। मैं आपके मंच के माध्यम से इनको आश्वस्त करता हूँ कि मार्च तक यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी जिससे किसी भी उद्योग बड़ा भरोसा है। ये एक जोरदार तालियां हो जाएं, क्योंकि ये जो फैक्ट्रियां, जो इंडस्ट्री यहाँ है, वो आप सभी के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए बेहद लाजमी है। बड़ा भरोसा दिया है, मार्च तक हम फिर आएंगे, फिर ये चीज देखेंगे कि जो सुनील शर्मा जी इस मंच से कहकर जा रहे हैं उसकी जमीन पर हकीकत क्या है। ये हमारे साथ अनिल गुप्ता जी भी हैं, उनसे भी सवाल करेंगे। परवीन गर्ग जी, ये जो समस्या आप ये बताई है, जग्गा साहब लगातार इसको उठा रहे थे, इसके अलावा खासकर इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों की, क्योंकि आपकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन है, क्या कुछ और दिक्कतें देखते हैं आप जमीन पर? मैं सबसे पहले तो जिले की सभी इंडस्ट्रीज की तरफ से हरियाणा न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं कि हमें एक ऐसे मंच के माध्यम से अपनी बात रखने का मौका मिला। और सोलंकी जी, बड़ी अच्छी बात है कि शुरुआत एक ऐसे पॉइंट्स हुई है जो आज एक तरह से हॉट मैटर है। 1 अक्टूबर से जैसे CAQM की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम जनरेटर वगैरह पे जो बैन है, ये लगभग ये जो गाइडलाइन स्टार्ट हुई थी लगभग 3 साल पहले स्टार्ट हुई थी CAQM की तरफ से। बेसिक गाइडलाइन आ गई, इम्प्लीमेंटेशन हो गई, नोटिफिकेशन आ गई, लेकिन जो इंडस्ट्री को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार को देना चाहिए था इन 3 सालों में, बेशक हमारे आदरणीय सुनील जी भी बीच में सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे बैठे हुए हैं, बेशक से सरकार ने 3 साल पहले जो ये लागू किया, अब तो 3 महीने में या 6 महीने में सब कुछ हो जाएगा, तो पिछले 3 साल में क्यों नहीं किया? नंबर 1। दूसरी बात, अगर अभी CAQM की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम जनरेटर नहीं चला सकते, लेकिन RECD किट एक है, अगर वो हम लगाएं तो 1 घंटा चला सकते हैं, गैस कनेक्शन ले तो 2 घंटे चला सकते हैं। लेकिन आज भी 3 साल के दौरान RECD किट कोई भी कंपनी, कोई भी वेंडर, अप्रूव्ड वेंडर नहीं है मार्केट के अंदर। क्या सरकार को इसके बारे में नहीं ध्यान देना चाहिए था? गैस एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, हरियाणा सिटी गैस एजेंसी करके कंपनी है जो गुड़गांव झज्जर जिला जिसके पास है पूरा, लगभग 3 साल से वो लोग बुकिंग करते जा रहे हैं लगातार। और गैस कनेक्शन के लिए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेसिक स्टार्ट किया है, लगाना शुरू किया है। जिन लोगों ने 6 महीने पहले, 8 महीने पहले कनेक्शन अप्लाई किया, पैसे चार्ज कर लिए उन्होंने, 10%, 20%, 25% सिक्योरिटी अपने पास कब्जे में करके रख ली, और आज तक कुछ भी गैस नहीं दे पा रही है। तो क्या सरकार को उन कंपनीज के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए? RECD किट क्यों नहीं अप्रूव्ड हमें मिल पा रही, उस पर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए? जवाब ले लेते हैं। एक मिनट सर, एक चीज और, मैं इससे रिलेटेड ही मैटर है अभी, और भी CAQM से रिलेटेड मैटर है। अभी 2 दिन पहले ही कोई भिवाड़ी का डेलीगेशन CAQM के अधिकारियों से मिलकर आया, न्यूज़ की कटिंग भी है मेरे पास, उसमें आया हुआ है कि जब तक 300 एयर क्वालिटी इंडेक्स नहीं पहुंचेगी तो जनरेटर चलाने की जरूरत नहीं है। आज बहादुरगढ़ की इस टाइम पे अगर आप नेट पे चेक करेंगे तो 176 AQI है अभी,
तो 300 पे जनरेटर चलाना है। पेपर में तो आ गया, फोटो भी आ गई अधिकारियों के साथ CAQM की, लेकिन कोई नोटिफिकेशन नहीं है। इसके अलावा सरकार को साथ साथ AQI कम करने के लिए छिड़काव वगैरह करना चाहिए, धूल मिट्टी का ध्यान देना चाहिए। जो नाले खुले पड़े हैं, गंदे हैं, पोल्यूशन उनसे भी आता है। पार्क जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते मैं हैं। दरअसल जवाब कुछ दूंगा। लोगों को ये लग रहा होगा कि इंडस्ट्री की बात है तो ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रही है, लेकिन ये आपके बच्चों से जुड़ी है, आपके रोजगार से जुड़ी है, आपके आसपास से जुड़ी है, इसलिए समझ लीजिए, सुन अभी लीजिए। गर्ग साहब ने 2 विषय उठाए। पहला विषय उठाया गर्ग साहब ने कि 3 साल तक सरकार क्या सोई हुई थी। मैं गर्ग साहब के संज्ञान में लाना चाहूंगा, विगत 2 वर्ष, अभी जग्गा जी ने कहा इंडस्ट्री के लिए दिक्कत थी कोविड के कारण। कोविड के कारण हर व्यक्ति को दिक्कत थी। संसार में किसी को नहीं पता था कि आपके साथ क्या घटित होगा। मैं इससे कोई चीजें पीछे नहीं भाग रहा। कोविड काल में भी हम आए वो बहादुरगढ़, कह रहे हैं कि तैयारी आप करते तैयारी नहीं थी, पूरी तैयारी थी। नहीं, किस तरह हर की चीज की तैयारी तैयारी वही थी। बता मैं रहे हैं। बताता हूँ आपको, कोविड काल में भी हम यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर देखने आए। हमारे 2 MD रहे पिछले 1 साल में, दोनों MDओ ने यहाँ मेरे साथ दौरा किया। एक एक चीज इंडस्ट्री से, जग्गा जी यहाँ बैठे हैं, पीछे दैया जी बैठे हैं, वहाँ छिकारा जी बैठे हैं। यहाँ पर 3 तरह की इंडस्ट्रियल एरिया हैं, IDC के भी हैं, HSVP से जो हमारे ट्रांसफर्ड है वो भी हैं, और HSIDC का है। हमने निजी दौरे किए, एक एक व्यक्ति से एक एक चीज का पूछा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि भी इंडस्ट्री की कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या किसी को नहीं आनी चाहिए। आपको ध्यान होगा, उन्होंने बजट में खुद घोषणा करी कि HSIDC 1000 करोड़ रुपए का इंडस्ट्री सेक्टर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए लगाएगी। लेकिन दिख नहीं रहा है ना तो शर्मा दिखने जी। के लिए आप एक बात बताइए सोलंकी जी, समय लगता है। हमने कहा कि समय मार्च अब कहाँ है, 2000 अब तो 1.5 साल बाद चुनाव में देखो, जा रहे हैं आप लोग। हमारा काम है जो नीतियां मैं अपने बनी साथियों उनका से चाहूंगा कि क्रियान्वयन जो करना। अपने चिकारा साहब और इंडस्ट्रीज अब आपने कहा जी हैं, कुलाइट के ग्राउंड पे चेयरमैन नहीं हैं, दिख रहा। वो भी- मैं उनको भी आपका माइक 1 मिनट देते और हैं, वो भी लूंगा अपनी सोलंकी बात जी, रखें। जी 1 मिनट और लूंगा। जी। आपने कहा ग्राउंड पे दिख नहीं रहा। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर तक खरखोदा है, ज्यादा दूर नहीं है। ठीक 1 महीने पहले जहां पर 2 देशों के माननीय प्रधानमंत्री, 2 चीफ मिनिस्टर, 1 डिप्टी चीफ मिनिस्टर कार्यक्रम हुआ, 25 से 30 हजार लोग यहाँ खरखोदा में लोग सामने बैठे थे। मारुति अपनी 800 एकड़ में इंडस्ट्री लगा रही है। आप धरातल पर जाके देखिए, उनको हमने पोजीशन दे दिया है। उन लोगों ने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। 2024 तक उन्होंने यह आश्वस्त किया है हरियाणा सरकार को कि वो यहाँ पर 25,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट लगा के अपनी इंडस्ट्री लगाएंगे। तो आप कह रहे दिखती नहीं धरातल पर जितना। अब इसी संदर्भ नहीं, में आप बहादुरगढ़ मैं में- 1 ही मिनट और लूंगा आपका। जी। आजकल एक अखबार में एक संस्था आई हुई थी जिसको बोलते हैं CMIEE। उसने कई बार आंकड़े प्रस्तुत किए कि हरियाणा में पिछले 2 साल से निवेश घटता जा रहा है। मैंने व्यक्तिगत रूप से उनको चिट्ठी लिखी। मैंने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने जितना निवेश हम यहाँ लेकर आए हैं, 25,000 करोड़ का निवेश तो साफ साफ आपको मारुति और सुजुकी का बिल्कुल सामने दिख रहा है, जो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर थी। मैंने चिट्ठी लिखी उनको। बहादुरगढ़ को फायदा मिलेगा बहादुर, आप एक चीज बताइए कि 20 किलोमीटर दूर जब इतनी बड़ी इंडस्ट्री लग रही है, उसका फायदा खाली बहादुरगढ़ नहीं, रोहतक को भी, झज्जर को भी, भिवानी को भी, सोनीपत को भी, पानीपत को भी मिलेगा। कैसे मिलेगा? आज कोई बड़ी इंडस्ट्री आती है, कोई भी इंडस्ट्री आती है तो उसके साथ एंसिलरी स्वाभाविक आएंगी। अब जैसे आप ये देखते हो कि यहाँ फुटवेयर का काम आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। हमारे पास HSIDC में बहादुरगढ़ में फुटवेयर के लिए जगह नहीं थी। ये जगह जी बैठे हैं, ये लोग आए सरकार के पास, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचे, माननीय डिप्टी CM साहब के पास पहुंचे। इनकी मांग पर हमने यहाँ से 25-30 किलोमीटर आगे रोहतक में हमारा IMT पड़ता है, वहां हमने फुटवेयर पार्क काट दिया। 187 लोगों ने फुटवेयर पार्क के लिए अप्लाई किया। इसी महीने में जो अक्टूबर का महीना आ रहा है, हम उनको प्लॉट दे देंगे ताकि वो अपनी इंडस्ट्री स्टार्ट कर सके। हम जो भी चीज बोलते हैं धरातल पर उसको क्रियान्वित करके दिखाते हैं। चलिए, ये कह रहे हैं कि आप बहादुरगढ़ को बहुत बड़ा फायदा खरखोदा में मारुति प्लांट से मिलेगा और बहुत सारी चीजें आएंगी। एक सवाल ले लेते हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि माइक इधर दे दें। इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे बहुत सारे साथी यहाँ बैठे हुए हैं। जी जी माइक ले लीजिए, माइक ले लीजिए। HSIDC के पास जाते हैं तो HSIDC कहता है जी एक प्लॉट के 7 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। वो कहते हैं हम 7 करोड़ रुपए नहीं देंगे, 14 करोड़ रुपए हो गए दोनों प्लॉट के। आप वो 2 प्लॉट उनको नहीं दे रहे हैं कि सब स्टेशन लग जाते। सब स्टेशन बिजली डिपार्टमेंट अपने पैसे से लगाने को तैयार है, लेकिन क्योंकि HSIDC उनको जगह नहीं दे रहा,
इसलिए वहां पे पावर नहीं लग पा रही। चलिए, बड़ा बुनियादी सवाल मैं उठाया, जवाब जवाब दूंगा। ले लेते हैं। जवाब नहीं, समाधान दीजिए मैं सर। समाधान भी दूंगा। हाँ। पहले तो मित्र ने कहा कि एमआई हमारे पास अभी ट्रांसफर होकर स्टेट से आई। ट्रांसफर स्टेट के बाद ये विषय अभी हमने जग्गा जी के साथ उठाया, तो मैंने उनको ये कहा कि अगले एक हफ्ते में इस चीज का समाधान करके हम बहादुरगढ़ एसोसिएशन को बता दें। एक हफ्ते में समाधान होगा, जोरदार तालियां हो जाए इस बात पर। नहीं होगा तो फिर हम वही बात करेंगे। अब सुन लीजिए ना, वही तो बात है। फिर हमारा आपके शहर में आने का फायदा क्या? समाधान निकाल के बताएंगे। फिर हमारा यहाँ होने का फायदा क्या, अगर एक हफ्ते में जो चीज उलझी हुई है और कई वो नहीं चीजें सुलझेगी? आप समझिए, सरकार के अगर 2 विभागों में 3 विभागों में कोई चीज जुड़ी है, उसका फैसला लेने में थोड़ा सा समय लगता है। फिर भी मैंने आपको ये कह दिया कि मैं यहाँ आने से पहले एसोसिएशन के मेंबरान साहब के साथ बैठा था। एक हफ्ते के अंदर इस चीज का आपको हल निकाल के बताएंगे। सुनील जी, एक चीज पूछता हूं आपसे, यहाँ पे जग्गा साहब भी बैठे, बीसीसीआई के प्रधान, आप भी सरकार के नुमाइंदे हैं। मेरे को एक चीज बताओ, बहादुरगढ़ में आए दिन हादसे होते हैं, फैक्ट्रियों में आग लगती है। एक तो एमआई का जिक्र भाई साहब जग्गा साहब सबसे ज्यादा कर रहे हैं, एचएसआईडीसी का जिक्र मैं नहीं सुना। एमआई में सारी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रखी है, कोई भी नक्शे के हिसाब से नहीं बनी हुई, आए दिन हादसे होते हैं। आपकी जो टीम है उसको देखना होता है, तो इसमें दोनों में से किसकी गलती है? ना तो डिपार्टमेंट देख रहा, वहां पे हादसों में लोकल लोग जो मर रहे हैं उनका जिम्मेदार कौन है? ये बड़ा बुनियादी ये प्रिय सवाल प्रश्न है। इस पे- अब 2 चीजें बताऊंगा इसके लिए। अब समस्या आ गई, सरकार करे तो समस्या। अगर हम ये कह दें कि वहां जाके आप कंस्ट्रक्शन तोड़ दो, आप कह दोगे सरकार व्यापारी विरोधी है, एचएसआईडीसी धक्के से जाके इंस्पेक्टरी राज कर रही है। कोई बीच का रास्ता बीच का बताइए। रास्ता बताते हैं। सोलंकी जी, आज कोई भी व्यक्ति हमारे पास किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कराने के लिए आता है तो हमारे 2 नियम होते हैं, 2 कागजात देते हैं। एक हम उसको देते हैं पीटीएल प्रोविजनल ट्रांसफर लेटर, उसके अंदर हम कुछ सर्टेन कंडीशंस देते हैं जिसको उसको 120 दिन के अंदर उस अलॉटी को कंप्लीट करना होता है। उसमें सबसे पहली कंडीशन होती है कि उस फैक्ट्री के अंदर कोई भी जोनिंग टाइप वायलेशन नहीं होना चाहिए। हम उसकी हम एफटीएल से, एक मिनट सारा जवाब दूंगा, भागूंगा नहीं, चिंता मत करो। उसको जब हम एफटीएल इशू करते हैं तो हम उसको ये कहते हैं कि भी आप अपनी जॉइनिंग वायलेशन को हटा लो, ताकि कल को कोई भी दुर्घटना घटती है तो उसकी जिम्मेवारी एचएसआईडीसी की नहीं होगी। लेकिन जब हमारे अलॉटी बंधु उसको हटाते नहीं है, पीटीएल ले जाने के बाद 120 दिन के अंदर हमारे पास नहीं आते हैं कि एफटीएल हमारे पास कोई आएगा जब तो हम उसको एफटीएल देंगे। 2-2 साल तक एफटीएल नहीं कराते। क्यों? क्योंकि अगर उनको फाइनल ट्रांसफर लेटर लेना पड़ेगा तो वो जोनिंग वायलेशन हटाना पड़ेगा। अगर हम, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2017 में एचईपीसी की स्थापना की, जिसमें सिंगल विंडो की बजाय हमने सिंगल रूफ को प्रेफरेंस दी। एक ही छत के नीचे सारे अधिकारियों को बिठा दिया, किसी भी उद्योगपति को समस्या हो तो आपको वहीं से एनओसी मिल जाए। उद्योगपति हमारे साथ ही बैठे हैं, अनिल गुप्ता जी एक्युलाइट के चेयरमैन हैं। सर, जिस तरह का दावा कर रहे हैं सुनील शर्मा जी, ऐसी स्थिति है? सर, ऐसा है कि जो वो मतलब एमआई के अंदर जो वो मतलब प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसकी फायर की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और लोगों को इलीगल कंस्ट्रक्शन भी है, ज़रूर मानते हैं इस बात की, और लेकिन सरकार की तरफ से भी कोई सुविधाएं नहीं है वहाँ पर। इसके लिए हमारे से सेंट्रली फायर हुई थी तो उसके अंदर कोई फायर टेंडर हरियाणा से अवेलेबल नहीं था। दिल्ली से फायर टेंडर मंगवाए गए और जो हरियाणा का कोई फायर टेंडर अवेलेबल नहीं था। ये बड़ी बुनियादी बात उठाई है। अनिल जी ने बैठिए, 2 बातें गुप्ता उठाई। जी। पहला विषय तो है एचएसआईडीसी कि भाई वहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन है। हमने क्या किया, एसोसिएशन के साथ बैठ के, साथ में एचएसवीपी के अधिकारी को भी बुला लिया था। एक हमने योजना बना ली कि जो एमआई पार्ट 1 और पार्ट 2 की बेसिक समस्याएं हैं उनके लिए हम एक अलग से पॉलिसी बना देते हैं, क्योंकि ये 30-30, 40-40 साल से जीपीए पे भी चल रहे हैं। विषय सारे हमारे संज्ञान में आए, उनको हमने फ्लैग कर लिया। जो भी हमारी अब अगली बोर्ड मीटिंग होगी उसके अंदर ये सारे विषय हम लेके जा रहे हैं, क्योंकि एमआई में छोटे प्लॉट हैं। जब से एचएसआईडीसी ने योजना बनानी शुरू करी तो हमारा मिनिमम प्लॉट का साइज 450 स्क्वायर मीटर है, जिसके अंदर आप जोनिंग भी कर सकते हो, सारी चीजें आपको सेटबैक के नॉर्म्स भी पूरे करने होते हैं। एमआई की जब ये चीजें थी, ये 50 साल पुरानी प्लानिंग थी। उस टाइम आपने नहीं सोचा था कि हरियाणा में, भारत में बनने वाली हर कार हरियाणा में बनेगी, हर मोटरसाइकिल यहाँ बनेगी, औद्योगिक क्रांति आएगी। उन चीजों को समझने में आज आप देख रहे हैं कि जो हमारे नए आईएमटीज बन रही हैं और जो एमआई है उसमें बेसिक फर्क है। आप जाके देखिए, हमारी मानेसर देखिए, आप खरकोदा देखिए, सोना देखिए, तो हम प्लानिंग उसी के हिसाब से कर रहे हैं। इन लोगों के साथ क्या पॉलिसी बनेगी उसको भी हम जल्द से जल्द बनाएंगे। दूसरा जो बड़ा बुनियादी दूसरा सवाल बड़ा है कि विषय फायर उठाया था ब्रिगेड विभाग- वो लोकल प्रशासन से संबंधित है
इस पर मेरा टिप्पणी करना बिना जानकारी लिए HSIDC उचित सारी नहीं जिम्मेवारी है। आपकी, देखो इंडस्ट्री जिम्मेवारी के लोग हमारी हैं, है। उनकी अब परेशानी जैसे है, इन्होंने लेकिन फायर टेंडर का कहा, अगर वहां फायर स्टेशन नहीं होगा, हम एक चिट्ठी लिखेंगे फायर डिपार्टमेंट को, यूएलबी को, कि जल्दी से जल्दी यहाँ फायर टेंडर लगाए जाएं। और मैं ये नहीं कह रहा कि भी हम योजना बनाने के लिए छोड़ देंगे, चिट्ठी लिखेंगे। आज पता करूंगा, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से पूछूंगा, इन लोगों से बात करूंगा, एसोसिएशन से, जो मेरा काम कोऑर्डिनेशन का भी है। सरकार HSIDC की तरफ से इसको यूएलबी में लेके जाएंगे। जगह साहब, ये जो बुनियादी बड़ा सवाल उन्होंने उठाया कि आप जो मजदूर, जो व्यक्ति वहां काम कर रहा होता है, ऐसा लगता है उसकी जान माल से कुछ लेना देना ही नहीं होता है इंडस्ट्रियलिस्ट को। ये ना सरकार की प्रायोरिटी में आता है, ना आप लोगों की प्रायोरिटी में आता है। उसकी सुरक्षा कहाँ है, कैसे है? और ये आरोप जो इन्होंने, सुनील शर्मा जी ने कहा है कि जब अगर इंस्पेक्शन बढ़ाया तो आप लोगों को बुरा लगने लगता है। नहीं, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत पुराना सन 1962 का इंडस्ट्री एरिया है और छोटे छोटे 150 गज के 250 गज के छोटे प्लॉट हैं और पहले कोई सिस्टम इस तरीके का लगाया नहीं गया। जब ये हुड्डा से HSIDC में ट्रांसफ़र कर रहे थे तो हमारी एसोसिएशन ने पूरा विरोध किया कि वहाँ जैसे रोड छोटे हैं, भाई पहले उसको सिस्टमेटिक किया जाए। तो हमारे उस टाइम के माननीय उद्योग मंत्री जी ने हमें ये आश्वासन दिया कि इसके लिए एक नई पॉलिसी बनाई जाएगी और जब कोई नई पॉलिसी बनती है तो उस पर एक अमल किया जाता है, उस इंडस्ट्री वाला भी अमल करता है और उसका प्लॉट ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। लेकिन अब क्योंकि जो भी पुरानी इंडस्ट्री वहाँ लगी हुई है, आज HSIDC उसके प्लॉट को भी ट्रांसफ़र नहीं करती और कहते हैं भी पहले आप जो है ना इसको तोड़ के इसको सिस्टम करो। अब जिसकी 250 गज की फैक्ट्री है, अगर वो उसमें छोड़ने और रोड़ने तोड़ने में लग जाए तो उसकी बिल्डिंग ही गिर जाएगी। तो इस तरीके के जो नई पॉलिसी बननी थी वो आज तक नहीं बनी, जिससे लोगों को इतनी बड़ी दिक्कत आ रही है। अब जहां तक नुकसान की बात है, ये जान माल का नुकसान, ये बहुत बुरा नुकसान है और इसके साथ फैक्ट्री वाला भी तबाह हो जाता है। जिसकी फैक्ट्री में नुकसान होता है वो सारा खत्म हो जाता है। अब जैसा कि HSIDC में सारा कुछ सिस्टम से लगा हुआ है, हर फैक्ट्री ने अपने सिस्टम लगाए हैं। अब जागरूकता, जैसे कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा सिस्टम तो हादसा लगाए हुआ, हुए हैं जग्गा साहब, सिस्टम अब सभी तो लोग लगाए इसको हुए हैं, लगा रहे हैं। लेकिन उनको जो राहत रियायत जो सुरक्षा मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही है। और ये जो सवाल उठाया है ये जग्गा साहब ने, उसके लिए सुनील शर्मा जी क्या है? मैं दो बातें बताऊंगा। वैसे अभी मैंने कहा था कि 62 साल पुराना, 60 साल पुराना लगभग 1962 से है, तो 60 साल तो सीधे होगा। मैंने भी कहा था कि 50 साल से इंडस्ट्रियल एरिया बना हुआ है। इसका जवाब मैं ये देना चाहूँगा कि मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा, जब ये HSVP ने इंडस्ट्रियल एरिया बनाए थे तब ये शहर से बाहर बनाए थे। 50 साल में किसी भी शहर की भौगोलिक स्थिति में अपने आप में पूरा बदलाव आ जाता है। ये इंडस्ट्रियल एरिया आज शहर के अंदर आ गए, जाम से रहने लग गया। इनके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक विचार सा रखा, क्यों ना जो ये भी सारे इंडस्ट्रियल एरिया हैं इनको बाहर शिफ्ट किया जाए, शहर से बाहर शिफ्ट किया जाए। इसके लिए हमने पहले एक पॉलिसी लाई कि आज आप जानते हो लैंड एक्विजिशन एक्ट था जो 1894 का, उसके हिसाब से लैंड एक्विजिशन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया। तो 2018-19 में सरकार ने ई भूमि की पॉलिसी बनाई कि ई भूमि पर माननीय मुख्यमंत्री जी का यही निर्देश था कि किसान से जबरन उसकी भूमि एक्वायर नहीं करानी। तो इसके लिए हमने ई भूमि पोर्टल बनाया। उस पोर्टल पर हमने ये कहा कि जिस भी किसान को अपनी जमीन सरकार को स्वेच्छा से देनी है, आज आप देखो जब चीज एक्विजिशन होती थी तो उसके बाद इन्हांसमेंट आता था। इन्हांसमेंट पड़ता किसको था? अलॉटिस को। बहादुरगढ़ का इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने है। इन्हांसमेंट देते थे, हम इन्हांसमेंट के खिलाफ नहीं है। आज किसान भाई ने अपनी जमीन दी, अगर माननीय न्यायालयों ने उसको बढ़ाया तो उसमें HSIDC दोषी नहीं है। HSIDC तो नोडल एजेंसी है स्टेट गवर्नमेंट के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को, इंडस्ट्री को जमीन प्रोवाइड कराने की। हम उस इन्हांसमेंट को इनके ऊपर बांट देते थे। तो एक विषय खत्म किया। 2015 में नो इन्हांसमेंट पॉलिसी लेके आई HSIDC माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के दिशा निर्देश के अनुसार। उसके बाद हम ई भूमि की बात करते हैं तो हमने ई भूमि के लिए पहले बहादुरगढ़ को चुना, रिस्पॉन्स नहीं आया। उस चीज़ों को देखते हुए 6 सितंबर 2022 को एक नई पॉलिसी हरियाणा सरकार ने नोटिफाई करी, लैंड पूलिंग पॉलिसी। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा मेरे लिए उद्योगपति भी जरूरी है, उसके साथ साथ किसान भी जरूरी है। जब तक उद्योगपति और किसान को HSIDC या कोई भी नोडल महकमा लैंड पूलिंग के थ्रू मिलवाएगा नहीं, चीजें सिरे नहीं चढ़ेंगी। अब हमने एक प्रपोजल लेके
बावल में हमने प्रपोजल स्टार्ट किया, लोगों की राय ली, पानीपत में हम गए, हमने लोगों की राय ली, हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। जब आप एक चीज सोचो कि एक किसान को उसकी 1 एकड़ के बदले जो हम सेलेबल एरिया यहाँ देंगे, कुछ संभावनाएं आप ऐसी तलाश रहे हैं, हाँ, बना रहे हैं कि बहादुरगढ़ में बिल्कुल, भी फेज बिल्कुल। 2 हो, बहादुरगढ़ में भी और इंडस्ट्री आए, क्या लैंड पुलिंग की इसी स्थिति के यहाँ लिए कुछ अब भी मैं बना रहे बताऊंगा हैं? सोलंकी जी, आज अगर हमारे पास बहादुरगढ़ में जगह उपलब्ध होती तो हम फुटवेयर पार्क का जो एक्सटेंशन हमने रोहतक में बनाया वो हम यहाँ बहादुरगढ़ ही स्थापित करते। इन लोगों की डिमांड थी कि इनकी स्पेस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन बहादुरगढ़ में अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जगह उपलब्ध नहीं थी। तो इसी के लिए मैं आज आपके मंच के माध्यम से लोगों को से ये कहूँगा कि जो लैंड पूलिंग पॉलिसी है वो हमारे साथ साथ आपके भी बेनिफिशियल रहेगी। कैसे? अगर आप फर्ज कीजिए 1 एकड़ में अमूमन इंडस्ट्रियल सेक्टर में 60% सेलेबल एरिया निकलता है। 1 एकड़ में अगर 2400 स्क्वायर मीटर जगह सेलेबल निकलती है तो हमने उसको पूरे प्रदेश को 3 कैटेगरीज में बांट लिया। आपको शेयर देंगे हम उस जमीन में। फर्ज करो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि आपका शेयर 50% आ गया, यानी 1200 स्क्वायर मीटर जमींदार को 1 एकड़ के बदले इंडस्ट्रियल प्लॉट मिल जाएगा। इस पॉलिसी की खासियत क्या है? पहले दिन से हम आपको एक सर्टिफिकेट देंगे, वो सर्टिफिकेट ट्रेडेबल होगा, उसको आप मार्केट में जाकर बेच सकते हो। या आप ये कह दो कि मेरे को तो खुद इंडस्ट्री लगानी है जमींदार भाई को, वो खुद इंडस्ट्री लगाए। तीसरा ऑप्शन उसके पास ये हुआ, वो ये कह दे नहीं आप मेरी जगह HSIDC उस प्लॉट को बेचे, तो हम उसको ऑक्शन में लगा देंगे। उस ऑक्शन से जिस भाव में गया वो सारा पैसा हम किसान के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। आप फर्ज करके देखो, ये सारे इंडस्ट्रीज भी बैठे हैं, आम जनता भी बैठी है, इसमें किसान भाई भी बैठे होंगे। आज अगर HSIDC बहादुरगढ़ में कोई ऑक्शन पे लगाती है कोई प्लॉट, वो कम से कम 30 से 40 हजार रुपए गज बिकेगा जगह साहब, कम से कम मिनिमम बता रहा हूं। तो आप ये सोच के देखो कि 16 करोड़ रुपए एकड़ आपका हमारा आज 1 एकड़ बिकेगा यहाँ ऑक्शन ट्रांसपेरेंट माध्यम से, जिसमें हमें नहीं पता कौन अप्लाई कर रहा है, हमने तो केवल ऑनलाइन ही उसको सब कुछ अप्रूवल देनी है। अगर उसका 1200 गज का प्लॉट आपको मिलता है तो आप खुद लगा के देखो कि आपकी 1 एकड़ की वैल्यू 7 से 8 करोड़ रुपए होगी, जो हम आपको पहले दिन से ट्रेडेबल देंगे। तो हमने लैंड पूलिंग पॉलिसी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसलिए बनवाई दोनों पक्षों को फायदा हो। बड़ा भरोसा है कि सरकार इस तरह का प्लान कर रही है कि जल्द ही जो जमीन है लैंड पूलिंग के जरिए आप बहादुरगढ़ में भी कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। बेहद शुक्रिया आप खास मेहमानों का, जल्दी से बात कह दीजिए। जैसा कि हमारे सुनील शर्मा जी ने समय की कमी है, इंडस्ट्री के बारे में बताया, तो बहुत अच्छा, मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि रोहतक से जो हम ले रहे थे तो इनके माध्यम से सीएम साहब से मिलवाया, इन्होंने डिप्टी सीएम साहब के मिलाया, तो मैं पूरी सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं सर जल्दी से, टाइम की बड़ी शॉर्टेज है, बस जल्दी से एक बात कहना चाहूंगा। हमारे जिले में लगभग 5000 उद्योग हैं और 5 लाख के आसपास कर्मचारी भी हैं। बेशक से HSIDC और सरकार नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर खरखोदा या कर रही है, बड़ी अच्छी बात है, देश के लिए प्रदेश के लिए ग्रोथ होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे ESIC की 2 डिस्पेंसरी ओनली 5 लाख कर्मचारियों के लिए। ESIC हॉस्पिटल पिछले 5 साल से अनाउंस है सुनील जी, पिछली बार डिप्टी सीएम साहब आए थे, उन्होंने कहा था नींव रखी जाएगी, अभी तो कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ। सरकार की बड़ी अच्छी बात है। बड़ी समस्या, इस पे एक जल्दी से भरोसा दीजिए। आपने अभी संज्ञान में लाया है, हम 1 हफ्ते के अंदर ESI की हॉस्पिटल की जिसकी संरचना होती है, मैं डिग्री में बात करेंगे और लेबर डिपार्टमेंट से मुद्दा उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि ये हॉस्पिटल बहादुरगढ़ में जल्दी से जल्दी बने। चलिए, बहुत शुक्रिया आप, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी झज्जर कॉन्क्लेव लगातार।